हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो पिछले वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म को खत्म किए हैं बिहार स्पेशल में। बिहार स्पेशल में हम लोगों ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म तक देख लिया। अब इससे पहले हम लोग देख रहे थे इसमें मगध साम्राज्य। हम लोग मगध साम्राज्य के बारे में देख रहे थे, तो जिसमें हम लोगों ने नंद वंश तक हम लोग देख लिए थे कि नंद वंश का जो है अंत किसने किया, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। नंद वंश का अंत किसने किया, तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश का अंत किया और नए साम्राज्य की स्थापना की, नए वंश की स्थापना की। कौन सा वंश था, तो मौर्य वंश। ठीक है, तो मौर्य वंश। अब हम लोग देखते हैं आगे मौर्य वंश से संबंधित जो भी बातें हैं बिहार से संबंधित। इससे पहले भी हम लोग हिस्ट्री का जो सीरीज हम लोग का चल रहा था, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य के बारे में कुछ पढ़ा था, लेकिन फिर से आगे हम लोग अब इसमें देखते हैं बिहार का देख रहे हैं, तो कुछ स्पेशल फैक्ट जो है बिहार से संबंधित, इसको हम लोग इसमें देखेंगे। देखिए, मौर्य साम्राज्य के बारे में, मौर्य वंश के बारे में हमें दो तरह से जानकारी मिलती है। एक साहित्य के माध्यम से और एक है पुरातात्विक। साक्ष्य। इन दोनों के आधार पर क्या है, हम लोगों को मौर्य साम्राज्य के बारे में, मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। मौर्य साम्राज्य का जो काल था वो था 323 ईस्वी पूर्व से लेकर के 184 ईस्वी पूर्व तक। 184 ईस्वी पूर्व तक ये जो काल है, ये मौर्य वंश का, मौर्य साम्राज्य का काल। साहित्यिक स्रोत में जैसे हम लोग को कौटिल्य यानी चाणक्य की जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र, इससे हमें पता चलता है। अर्थशास्त्र से हमें पता चलता है मौर्य साम्राज्य के बारे में, उस समय के वहाँ सामाजिक व्यवस्था के बारे में, उस समय वहाँ राजा को जो अधिकार दिए गए थे उससे संबंधित चीजें हमें किससे पता चलती हैं, तो अर्थशास्त्र से, जो कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र, चाणक्य कहिए, कौटिल्य कहिए या विष्णुगुप्त कहिए, तीनों एक ही व्यक्ति हैं, तो उनके अर्थशास्त्र से। उसके बाद मेगास्थनीज जो है उसकी पुस्तक इंडिका, इससे भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में, मौर्य वंश के बारे में पता चलता है। इसने भी उस समय की स्थिति का, उस समय के सामाजिक संरचना का, उस समय के वहाँ पाटलिपुत्रा ग्राम के पाटलिपुत्रा नगर की जो व्यवस्था थी, राजाओं की कैसी व्यवस्था थी, उनके महलों की चर्चा, इसी में हमें देखने को मिलता है कि उस समय राजाओं का जो महल है वो लकड़ियों का महल हुआ करता था। लकड़ियों का, मौर्य साम्राज्य के समय में जो राजा का महल होता था वो लकड़ियों का महल होता था। ठीक है, उसके बाद बौद्ध ग्रंथ हैं दीपवंश, उसके बाद महावंश, ये बौद्ध ग्रंथ हैं। इनसे भी हमें, चूंकि ये जो है श्रीलंका के विदेशी बौद्ध ग्रंथ हैं, श्रीलंका में ये लिखे गए, इसमें भी हमें उस समय के मौर्य वंश से संबंधित जो है जानकारियां मिलती है, उनके प्रशासन का, शासन का, इन सभी बारे में इससे भी हमें जानकारी मिलती है। उसके बाद कल्हन का एक पुस्तक है राजतरंगिनी से भी हमें मौर्य वंश के बारे में पता चलता है। विशेषकर इस समय में हमें अशोक के बारे में ज्यादा पता चलता है राजतरंगिनी से। ठीक है, उसके बाद यूनानी विवरण, यूनानी लेखकों के द्वारा, यूनानी लेखकों ने जो अपना विवरण लिखा है, भारत जो आए थे घूमने के लिए, उस समय जो उन्होंने अपना विवरण लिखा, इससे भी पता चलता है हमें मौर्य वंश के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में, उस समय की बिहार की मगध की स्थिति के बारे में सब पता चलता है। बौद्ध ग्रंथों से, जैन ग्रंथों से, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, इनसे भी हमें पता चलता है उस समय के समाज के बारे में, उस समय की स्थिति के बारे में। ठीक है, उसके बाद विशाख दत्त की एक पुस्तक है मुद्रा राक्षस।
इससे भी हमें उस समय के मगध साम्राज्य के बारे में, मौर्य वंश के बारे में, इससे भी हमें जानकारी मिलती है। और कुछ पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं। पुरातात्विक साक्ष्य में अशोक के जो अभिलेख हैं, अशोक के अभिलेख, इससे भी हमें मौर्य वंश के बारे में पता चलता है, मौर्य समाज के बारे में पता चलता है, उस समय की व्यवस्था के बारे में पता चलता है। उसके बाद एक है जूनागढ़ का अभिलेख। जूनागढ़ का अभिलेख जो रुद्रदामन के द्वारा लिखवाया गया था, ये गुजरात में है। तो इससे भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलता है। इससे पता चलता है कि इधर गुजरात तक भी इसका क्षेत्र, मौर्य साम्राज्य का मगध का जो विस्तार था गुजरात तक भी हो चुका था। तो इन सभी चीजों से साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत, इन दोनों के आधार पर हमें मौर्य वंश के बारे में, उस समय की स्थिति के बारे में, इन सभी चीजों के बारे में हमें पता चलता है। तो ठीक है, तो इससे आगे अब हम लोग देखते हैं कि साहित्यिक स्रोत से क्या क्या पता चला है, पुरातात्विक स्रोत से क्या क्या पता चला है। इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखिए, मौर्य वंश की जो स्थापना की थी, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? मौर्य वंश की क्या की थी? स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। कुछ ग्रंथों के अनुसार, कुछ पुराणों के अनुसार, ब्राह्मणवादी परंपरा के अनुसार यदि माने तो चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र शासक माना गया है। ऐसा शासक माना गया है कि ये शूद्र जाति से थे और ये शासक बने हैं। लेकिन बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों के अनुसार इनको क्षत्रिय माना गया है। क्षत्रिय माना गया है। तो किसके अनुसार? तो बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों के अनुसार इन्हें क्षत्रिय माना गया है। लेकिन ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार इन्हें क्या माना गया है? तो शूद्र शासक माना गया है। ठीक है। इनकी मां का जो नाम है, इनकी मां का नाम था मूरा। इनकी माता का नाम मूरा माना गया है। इनकी माता का नाम देखने को हमें मिलता है ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार कि इनकी माता का नाम था क्या? तो मूरा इनकी माता का नाम था। ठीक है। बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों में भी इनकी माता का नाम मूरा उल्लेख में आया है। तो इसलिए इनकी माता का नाम क्या था? तो मूरा था। अब उस समय कुछ जो विदेशी साहित्यकार थे, विदेशी जो लेखक थे, उनमें से किसी ने इनको सेंड्रोकोटस कहा है, किसी ने सेंड्रोकोटस कहा है, सेंड्रोकोटस कहा है, किसी ने कुछ और कहा है। तो देखिए, एक जो है स्ट्रेबो जो कि यूनानी लेखक थे, स्ट्रेबो तथा जस्टिन ने इनको सेंड्रोकोटस कहा है। क्या कहा है? तो सेंड्रोकोटस कहा है। फिलार्क ने भी सेंड्रोकोटस कहा है। फिलार्क ने भी सेंड्रोकोटस ही कहा है। देखिए, सेंड्रोकोटस और चंद्रगुप्त मौर्य ये पता कैसे चला? तो जब भारत कुछ इतिहास, मान लीजिए एक इतिहास की किताब लिखी गई है यूनान में, यूनानियों के द्वारा लिखी गई, और एक लिखी गई है भारतीयों के द्वारा। ठीक है। तो अब इसमें जो इसका जो मुख्य नायक है और इसका जो मुख्य नायक है, इसका मान लीजिए एक्स और इसका है वाई। ठीक है। अब इसका जो कार्य है और इसका कार्य है, दोनों की क्षमता, दोनों के कार्य की शैली, दोनों का विचार में बहुत सारा जब अंतर देखा गया,
तब ये अनुमान लगाया गया कि ये जो लिखा है ये x और ये y दोनों एक ही व्यक्ति है। जब 90% 80% चीजें दोनों में समान होने लगी तब माना गया कि ये जो है x y दोनों एक ही व्यक्ति है। तो इसी तरह सेनरोकोटस की जो चर्चा की गई थी, भारत के ही बारे में इतिहास इसने भी लिखा, तो इसने सेनरोकोटस नाम रखा था। जब देखा गया कि यहाँ पर में ऐसा जो इतिहास है वो किससे मिलता जुलता है, वो चंद्रगुप्त मौर्य से मिलता जुलता है, तब क्या किया गया कि चंद्रगुप्त मौर्य ही सेनरोकोटस, दोनों क्या है, दोनों एक ही व्यक्ति है। ठीक है। सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने ही, विलियम जोन्स इसने ही ये साबित किया, इसने ही ये कंफर्म किया कि ये जो सेनरोकोटस है वो ये चंद्रगुप्त मौर्य ही है, सेनरोकोटस है। ये जो सेनरोकोटस की चर्चा है ये सेनरोकोटस कोई और नहीं बल्कि ये चंद्रगुप्त मौर्य ही सेनरोकोटस है। इसी ने क्या किया है, विलियम जोन्स ने ही इसकी पहचान की है। ठीक है। अब देखिए मिलिंद पन्नो एक पुस्तक है, मिलिंद पन्नो, इसमें जो है मौर्य और नंदो, मिलिंद पन्नो, इसी में मौर्य और नंदो, मगर इनकी मौर्य और नंदो के युद्ध की चर्चा की गई है। इनके बीच जो युद्ध हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य और नंद के, घनानंद के बीच जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध की जो चर्चा है वह हमें कहाँ मिलती है, तो मिलिंद पन्नो नामक इतिहास की किताब से, मिलिंद पन्नो से हमें मिलता है। मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य और घनानंद के बीच जो युद्ध हुआ था इसकी जानकारी हमें मिलती है। इसी में हमें जानकारी मिलती है कि नंदों का एक जो है अमात्य था, मंत्री था, जिसका नाम भद्रशाल था, जिसका नाम क्या था कि भद्रशाल था। कौन था, तो वो नंद का प्रधानमंत्री था, घनानंद का क्या था, प्रधानमंत्री था। ठीक है। अब देखिए जब चंद्रगुप्त मौर्य शासक बने, इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि जब नंदों का शासन था, तो नंद वंश का जो शासन था, तो उसी समय में क्या हुआ कि आक्रमण हुआ था, विदेशी आक्रमण हुआ था। किसने किया था, तो सिकंदर का आक्रमण हुआ था। किसका आक्रमण हुआ था, तो सिकंदर का आक्रमण हुआ था। हालांकि सिकंदर लौट गया था, सिकंदर व्यास नदी को पार नहीं कर सका और उसकी सेना क्या हो गई थी, वापस हो गई थी, लौट गई थी। लेकिन उससे पश्चिम में ही, उत्तर पश्चिम में उसने कुछ क्षेत्रों पर में क्या किया था, आधिपत्य कायम कर लिया था। तो उसी क्षेत्र पर में फिर से आधिपत्य कायम करने के लिए क्या कहते हैं, सिकंदर का जो है एक सेनापति, जिसका की नाम था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर, ये सेल्यूकस निकेटर क्या करने आया था, तो फिर से उस पर अपना आधिपत्य करने के लिए आया था, उस राज्य की देखरेख के लिए पुनः आया था। ये जब आया तब इसको लगा कि इधर मगध में नंदों का ही शासन चल रहा है, तो इसने क्या किया कि पुनः मगध पर में क्या किया, आक्रमण कर दिया। इसने क्या किया, पुनः मगध पर में आक्रमण कर दिया। जब मगध पर आक्रमण किया तो इसको पता था कि न इधर कौन है, तो नंद वंश का ही शासन है, घनानंद का शासन चल रहा है। लेकिन जब आक्रमण किया तो उसको सामने कौन मिल गया, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। अब ये इसको उस समय में किसी ने बताया था कि मगध की जो सेना है उसमें भारी संख्या में हाथी भरे पड़े हैं, जो कि एक हाथी हजारों सैनिकों को मार सकता है। तो अब ये क्या किया कि पहले हाथी का व्यवस्था किया, कुछ हाथियों को जुटाया, हाथियों को अपनी सेना में लिया और उसके बाद क्या किया, आक्रमण किया ये मगध पर में। मगध पर में जब ये आक्रमण करने के लिए, इसको पता नहीं था कि मगध के क्षेत्र में, बिहार के क्षेत्र में बाढ़ भी आता है, ये आक्रमण करने के लिए तो चल दिया। अब इस समय तक चंद्रगुप्त की जो सेना थी, इसने अपनी सेना को बृहद आकार, बहुत बड़ा सेना बना लिया था और इसने अपने सेना में स्वतंत्र घोड़ों को रखा था। इसने अपनी सेना में क्या किया था, स्वतंत्र घोड़ों का रखा था और घोड़ों का प्रयोग बहुत तेजी से इसने अपने सेना में किया था, बहुत अधिक मात्रा में। अब ये हाथी लेकर के चला। जब हाथी लेकर के ये आया तो इधर क्या हुआ, मगध के क्षेत्र में उस समय बाढ़ आ गया था।
अब जब बाढ़ आ गया था तो इसके पास थी हाथी की सेना, हाथी लेकर के आया था और रथ लेकर के आया था। जब हाथी और रथ था तो हाथी जब कीचड़ में चलता है तो गिरेगा ही गिरेगा हाथी। घोड़ा क्या है कि थोड़ा मोड़ा कीचड़ है, पानी है तो घोड़ा उसको पार कर जाएगा, लेकिन हाथी क्या है, हाथी गिरेगा, और एक बार हाथी गिर गया तो फिर उसको उठने में भी आधा घंटा समय लगता है। जब तक हाथी उठेगा तब तक तो इधर कितना सैनिक का काम तमाम किया जा सकता है। तो ये जब आया तो उस समय बाढ़ आ गई थी, इसकी सेना क्या हुई, हाथी गिरने लगे, रथ इसका जगह जगह फंसने लगा। चंद्रगुप्त क्या किए, तो इन्होंने अपनी सेना में स्वतंत्र घोड़ों को रखा था, यानी कि हर घोड़ा जो है स्वतंत्र है, उस पर एक सैनिक बैठेगा और वो अपना तलवार लेकर के युद्ध करेगा। तो जब एक घोड़ा और घोड़ों के समूह के साथ जब रथ खींचिएगा तो दोनों में अंतर है, तो रथ इसका फंस जा रहा था, बार बार हमेशा कीचड़ में फंस जा रहा था, गड्ढे में फंस जा रहा था, पानी था, फंस जा रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में स्वतंत्र घोड़े थे। इन्होंने क्या किया, तो सेल्यूकस निकेटर को क्या किया, पराजित कर दिया। दोनों के युद्ध में कौन पराजित हुआ, तो सेल्यूकस निकेटर पराजित हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हुई। जीत होने के बाद इसने क्या किया, सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना जिसका नाम कर्नेलिया भी था, इसी का नाम कर्नेलिया भी था, इसका विवाह क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य से अपनी पुत्री हेलेना का विवाह करा दिया। और विवाह के उपरांत इसने क्या किया, तो इसने चंद्रगुप्त को एरिया, आराकोसिया, जेड्रोसिया, जो कि वर्तमान में बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान का जो क्षेत्र है, वो क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य को जो भी जीता था सिकंदर ने, वो क्या किया, तो इसको दहेज के रूप में, इसको उपहार के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। ठीक है। और इसने अपने एक दूत को मेगास्थनीज, जिसका कि नाम था मेगास्थनीज, अपने एक दूत मेगास्थनीज को क्या किया, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में इसने राजदूत बना करके वहां पर में भेजा। कहा, तो मगध में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन था, इन्होंने अपने शासन को अपने समय में अपना जो साम्राज्य था, मगध का जो साम्राज्य था, उसका विस्तार बहुत ही जोरों शोरों से अपना पूरा अखंड भारत में इन्होंने क्या किया कि अपना विस्तार कर दिया। ठीक है। इससे जब युद्ध हुआ था, सेल्यूकस से जब युद्ध हुआ था, तब इन्होंने क्या किया, तो इनको अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उधर बलूचिस्तान का जो क्षेत्र है, ये इन्होंने क्या किया, सेल्यूकस निकेटर से मुक्त करवाया। तो इसके कारण इनको भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। इनको भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, तो भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने सेल्यूकस के आक्रमण से भारत को बचाया, और सिकंदर के अधीन जो क्षेत्र था, जो सेल्यूकस निकेटर जिस पर कब्जा किए हुए था, उसको इन्होंने क्या किया कि मुक्त करवाया और मगध में इन्होंने मिलाया। इसी कारण से इनको भारत का मुक्तिदाता कहा जाने लगा। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में इन्होंने अपना क्षेत्र का विस्तार किया। चूंकि ये बहुत महत्वाकांक्षी शासक थे, तो इन्होंने अपने क्षेत्र का विस्तार किया। इधर बंगाल, उड़ीसा का पूरा क्षेत्र इनके अधीन आ गया। ऊपर कौशल प्रदेश का क्षेत्र, पूरा यूपी का जो क्षेत्र है वो इनके अधीन था। उत्तर भारत का पूरा क्षेत्र इनके अधीन आ गया था। ऊपर में इन्होंने जेड्रोसिया, आराकोसिया, इन सभी को भी, यानी कि अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, इसको भी क्या किया, ये भी अब मगध साम्राज्य के क्षेत्र में ही आ गया। नीचे इधर पश्चिम, इधर क्या कहते हैं, गुजरात का भी क्षेत्र इनके अधीन था। नीचे ये चले गए कहां तक, कर्नाटक तक। नीचे में कर्नाटक तक जो है इन्होंने अपना क्षेत्र क्या किया था, विस्तार कर लिया था। नीचे में कहां तक विस्तार किया था, तो दक्षिण भारत में कर्नाटक तक इनका क्षेत्र विस्तार हो गया था। तो इनका पूरा क्षेत्र था। इनका जो है एक अभिलेख मिलता है, इनका नहीं, इनके समय का एक अभिलेख मिलता है रुद्रदामन का।
गुजरात के शासक रुद्रदामन का, गुजरात के शासक रुद्रदामन का एक अभिलेख मिलता है। पहले मैंने बताया है कि जूनागढ़ का अभिलेख, जूनागढ़ का अभिलेख, एक जूनागढ़ का अभिलेख मिलता है गुजरात में, जूनागढ़ में, जिसमें कि पता चलता है रुद्रदामन ने जिसे लिखवाया था, इसमें इसने लिखवाया था कि मैं सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवा रहा हूँ, मैं सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करा रहा हूँ, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा उनके सरकारी खर्च पर बनाया गया था। यानी कि इससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने गुजरात में भी क्या किया था, वहाँ भी इनका अधिकार था और वहाँ पर इन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। इसी के समय में, इन्हीं के समय में अभी गोरखपुर का जो क्षेत्र है, कौशल प्रदेश था, वहाँ पर में एक बार अकाल आया था, अकाल आ गया था। तो उस समय वहाँ पर में एक इन्होंने अभिलेख लिखवाया था कि जो यहाँ की जो धनी लोग हैं यहाँ के, वो क्या करें कि गरीब जनता को भोजन प्राप्त हो सके, गरीब जनता का कल्याण हो सके, इसके लिए कुछ सहयोग करें, इसके लिए अपने धन में से कुछ दान करें। मैं भी दान कर रहा हूं और आप लोग भी इसमें क्या करें, दान करें। यानी कि पीएम केयर फंड, पीएम केयर फंड की स्थापना की थी उन्होंने। यानी कि मैं भी इसमें दान कर रहा हूं और यहाँ के जो धनी लोग हैं वो भी इसमें दान करें, ताकि गरीब जनता का क्या हो सके, कुछ भला किया जा सके। ठीक है, ये कहाँ मिलता है, तो ये गोरखपुर में मिलता है। ये अभिलेख कहाँ से मिलता है, तो गोरखपुर में ये अभिलेख मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण भारत की विजय की जो जानकारी है, दक्षिण भारत में यानी कर्नाटक तक के विजय की जो जानकारी है, ये हमें अशोक के शिलालेख से मिलता है। अशोक के शिलालेख, अशोक के शिलालेख से हमें चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण भारत के विजय की जानकारी हमें वहां से मिलती है। ठीक है, और किससे मिलती है, तो एक तमिल ग्रंथ है, दो तमिल ग्रंथ हैं, अहनानूर, अहनानूर और एक है मुरनानूर। ये दोनों जो है तमिल ग्रंथ हैं। इन तमिल ग्रंथ से भी हमें कर्नाटक तक के विजय की जानकारी मिलती है, यानी दक्षिण भारत में जिनका आधिपत्य था, इसकी जानकारी हमें मिलती है किससे, तो अहनानूर और मुरनानूर, ये दो हैं तमिल ग्रंथ, इससे भी मिलती है। और अशोक के शिलालेखों से भी दक्षिण भारत के विजय की जानकारी हमें प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो है अंतिम समय में इन्होंने क्या किया था, अंतिम समय क्या कहिए, इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था। इन्होंने क्या किया था, तो जैन धर्म को अपना लिया था इन्होंने। जैन धर्म को अपनाने के बाद कुछ समय के पश्चात इन्होंने जैन गुरु थे भद्रबाहु, इनके साथ में ये कर्नाटक में, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला, श्रवणबेलगोला में ये अंतिम समय में जैन जो संत थे भद्रबाहु, इनके साथ कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चले गए और वहां पर में इन्होंने अपना जो है संलेखना विधि के द्वारा अपना क्या किया, शरीर त्याग दिया। संलेखना विधि क्या है, तो जैन धर्म का मोक्ष प्राप्ति के लिए अंतिम समय में शरीर त्याग करने के लिए संलेखना विधि का प्रयोग किया जाता है। ये संलेखना विधि बड़ा ही कठोर विधि है। इसमें क्या है, तो भोजन और जल को त्याग करके एक समाधि की अवस्था में चले जाना है, जिससे कि धीरे धीरे हमारा शरीर स्वयं नष्ट हो जाए। तो श्रवणबेलगोला में चले गए और इन्होंने अपने पुत्र को राजगद्दी, अपने पुत्र बिंदुसार, अपने पुत्र बिंदुसार या सिंहसेन, भी यहाँ नाम आता है, तो बिंदुसार या सिंहसेन दोनों एक ही हैं। तो इनको क्या किया कि इनको अपना राजगद्दी सौंप करके, इनको उत्तराधिकारी बना करके, इनको राजा बना करके स्वयं कहाँ चले गए, तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चले गए और वहां जाकर के संलेखना विधि के द्वारा इन्होंने क्या किया, अपने शरीर का त्याग किया। ठीक है, तो ये था मगध राज्य में चंद्रगुप्त
मौर्य से संबंधित जो भी चीजें थी। अब इसके बाद हमारे आएंगे कौन, इसके बाद आएगा बिंदुसार। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे बिंदुसार के बारे में, ठीक है। आज के लिए इसको इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि कहीं वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, ज़्यादा लंबा हो जाने के बाद अपलोड होने में भी दिक्कत होता है। तो आज के लिए इसको इतना ही रहने देते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य तक। अगले वीडियो में हम लोग बिंदुसार के बारे में देखेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।